जी बस बार अरेंजमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट अपने नाम ना चैट में लिख दें, तो जो प्रेजेंट है एट द एंड में उसकी अटेंडेंस भी वैसे काउंट कर लूँगा। तो हमारे पास 3 बेसिक सिस्टम्स हैं जो बस बार अरेंजमेंट्स के, जिसमें फर्स्ट सिस्टम है सिंगल बस बार सिस्टम, जो सिंपल है, जिसमें मेंटेनेंस ईजी है और ये इकोनॉमिकल है। यहाँ पे आप सिंगल लाइन डायग्राम देख सकते हैं। ये जितने आपको इस टाइप की सिंबल्स नजर आएंगे आइसोलेटर के सिंबल हैं। सर्किट ब्रेकर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये जनरेटर का है जो सिंबल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये एक सिंगल लाइन जो शो हो रही है इस तरह, जो हॉरिजेंटल, ये सिंगल बस को शो कर रही है, और ये ट्रांसफार्मर को शो कर रहे हैं जो इस तरह का ये सिंबल आपको नजर आएगा, ये वाला, ये ट्रांसफार्मर को शो कर रहा है। ये लोड्स को शो कर रहा है, लोड यहाँ पे यानी लोड कनेक्टेड है। तो सिंगल लाइन डायग्राम में हम लोड्स को इससे शो करती हैं, ट्रांसफार्मर्स को इससे, सर्किट ब्रेकर को इससे, आइसोलेटर ये, और ऊपर जनरेटर, जनरेटिंग साइड। तो इस तरह हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। और जितने भी आप स्टेशन वगैरह के, सब स्टेशन जाएंगे या पावर प्लांट्स का विजिट करेंगे, वहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम्स में यही हिदायत की चलती है, SLDs ही होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर। ठीक है जी, सिंगल लाइन बस बार सिस्टम में हमारे पास यहाँ से आप देख रहे हैं कि जनरेटर्स 2 अटैच हैं जो सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर के थ्रू कनेक्टेड हैं आपकी सिंगल बस के साथ। और सिंगल बस में यानी आइसोलेटर के और सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्टेड हैं लोड के साथ। तो जहाँ भी अगर कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट पूरे सिस्टम में पेनिट्रेट कर सकता है। आपके पास सिर्फ आइसोलेटर्स ही हैं जो उसको अलग कर सकें, वरना आपके पूरे सिस्टम में वो फॉल्ट पेनिट्रेट हो सकता है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर सिंगल बस पे कहीं पे फॉल्ट आ जाए तो फिर तो पूरे का पूरा सिस्टम ही शट डाउन होगा। अगर किसी एक बस पे फॉल्ट आ जाए तो आपको पूरे का पूरा सिस्टम को शट डाउन करना पड़ेगा। और फिर अगर आपका फॉल्ट नहीं भी आता तो इवन देन आपके मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको अलग से शट डाउन नहीं कर सकते, यानी मेंटेनेंस भी आप नहीं कर सकते, क्लीन नहीं कर सकते, आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ आप इसको डी एनर्जाइज किए बगैर नहीं कर सकते। तो इसको हम आउटडोर स्टेशन पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास बहुत कम तादाद में इनकमिंग और आउटगोइंग हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो मौजूद हों, इन जो फीडर्स हैं हमारे पास वो कम तादाद में हो। और ये इसमें हमारे पास आप ये कह लेंगे, लेकिन इसके फ़ायदे ये हैं कि ये जो ओवरऑल इसकी कॉस्ट है बहुत कम है, और मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़्यादा कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये 3 इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में मैंने शुरू में बता दिया कि इसको हम क्लीन नहीं कर सकते, इसका फॉल्ट आएगा, पूरे सिस्टम की इंटरप्शन होगी, और ये को बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होगा। ठीक है जी। अगर जनरेटिंग कैपेसिटी के थ्रू अगर फॉल्ट कोई सिस्टम में आएगा तो उसकी वजह से, चूंकि यहाँ पे आपका ओवरऑल सिस्टम सिंगल बस के साथ कनेक्टेड है, कोई यहाँ पे सेक्शन नहीं है, कोई अलग से नहीं है, तो कोई अगर जनरेटिंग साइड से एलिमेंट कोई फॉल्ट है तो वो बहुत बड़े फॉल्ट में कन्वर्ट होगा, और ना सिर्फ कन्वर्ट होगा बल्कि वो पेनिट्रेट भी करेगा। जी आपने क्वेश्चन पूछना है जहांगीर। मुझे काइंडली अगर आप मैसेज कर दें तो, क्योंकि आपकी आवाज़ कट रही है जहांगीर, आवाज़ कट रही है आपकी बहुत ज़्यादा। एडवांटेजेस किसी और को आवाज़ आ रही है ना क्लियर? सर एडवांटेजेस पूछ रहा है ये एडवांटेजेस क्या है? बेसिक हाँ एडवांटेजेस जी इसके सिर्फ 3 एडवांटेजेस हैं बेसिक के। कॉस्ट इसकी बहुत कम है, इसकी मेंटेनेंस बहुत इजी है, कॉस्ट कम है, क्योंकि इसमें आपको, मैं अभी हम जो डुप्लीकेट बस बार या जो सेक्शनलाइजेशन के साथ बस बार अरेंजमेंट है ना, उसमें आप देखोगे कि उसमें कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपके पास स्पेयर लाइंस मौजूद हैं, आपके पास इक्विपमेंट ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड है, तो इसमें कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि फीडर्स कम है और इतने ज़्यादा, यानी हम उतना एडवांस सिस्टम नहीं बनाना चाहते अगर, तो उसके लिए एक इनिशियल या कम, उसके लिए एक ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एज सच इसकी ये भी नहीं कि जीरो प्रोटेक्शन है। आप देख सकते हैं आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर्स कनेक्टेड हैं, तो सर्किट ब्रेकर्स कनेक्टेड हैं इसके साथ, लेकिन फिर भी एडवांटेजेस में इसके मेंटेनेंस ईजी है,
इसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है इसको समझना, इसको ऑपरेट करना, और फिर इसकी कॉस्ट भी बहुत लो है। सिंगल बस सिस्टम विद सेक्शनलाइजेशन। सेक्शनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, सेक्शंस बना देते हैं दो, और इन दो सेक्शंस को हम सर्किट ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आइसोलेटर है। अब सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आइसोलेटर इसलिए मौजूद है ताकि अगर सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दो जनरेटर्स भी लगे हुए हैं, और लोड को वो कनेक्ट उसके साथ कनेक्टेड है बस बार पे इस सर्किट ब्रेकर से इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर हमें सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है तो हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं इस सिस्टम से, और इस सिस्टम से भी आइसोलेट कर सकते हैं ताकि इसकी मेंटेनेंस हम प्रॉपर वो कैरी आउट कर सकें, और फिर मेंटेनेंस करके दोबारा उसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, सर ये बस कपलर इसको कहेंगे ना हम, बस कपलर नहीं दरमियान है वाले। सच, नहीं सर्किट ब्रेकर है, बस कपलर नहीं है ये प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर के थ्रू हमने इसको अटैच किया हुआ है जब दोनों, हम ताकि एक बस का फॉल्ट लोड दूसरी बस पे शिफ्ट करते हैं तो फिर वो इसमें नहीं सर्किट है, ब्रेकर के थ्रू ये नहीं है, ये इसमें ये चीज़ नहीं है, क्योंकि एक बस इसमें है ही सिंगल बस। देखिए अच्छा ना, अच्छा आप सही। बात कर रहे हैं कि एक बस का लोड सेकंड बस पे, उसके लिए हमारे पास दो बसेस होने चाहिए, ये ठीक तो है ठीक ही सिंगल बस को हमने सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है ना। ठीक। हाँ जी, तो उसको हमने बस कपलर के थ्रू नहीं, हमने उसको सर्किट ब्रेकर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। सर्किट ब्रेकर इसलिए ताकि फॉल्ट पेनिट्रेट ना करे, एक सेक्शन का फॉल्ट दूसरे सेक्शन में एंटर ना हो। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर हम इसको सर्किट ब्रेकर को हटा के एक ही सेक्शन बना दें तो कहीं भी फॉल्ट वो पूरी लाइन को डिस्टर्ब करेगा, सारे लोड्स डिस्टर्ब होंगे। और यहाँ पे अगर दो जनरेटिंग स्टेशन को हम कह दें कि हैवी फॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, तो यहाँ तो फिर 4 जनरेटिंग स्टेशन लगे हुए हैं, वो कितना हैवी अमाउंट ऑफ करंट और फॉल्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए इसमें हमने सेक्शनलाइज कर दिया, हमने सेक्शंस बना दिए, तो एक सेक्शन के अंदर अगर फॉल्ट आएगा तो वो उस सेक्शन को हम शट डाउन करके दूसरे सेक्शन में जो करंट है वो हम उसको कैरी आउट कर सकते हैं, यानी हम उसको विदाउट आइसोलेशन और उसको बंद किए बगैर, शट डाउन किए बगैर हम फॉल्टी सेक्शन को हम सिंपली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है जी, हेल्दी सेक्शन सप्लाई कर सकता है करंट लोड्स को। तो इसमें मेन चीज़ बस ये देखने वाली है कि दोनों तरफ आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर के लगे हुए हैं कि सर्किट ब्रेकर ताकि यानी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके, उसकी मेंटेनेंस हो। ये वो ड्यूअल बस बार जिसमें ये बस कपलर लगा हुआ है। ठीक है, ये बस कपलर बेसिकली जो आप बात कर रहे थे, मेन और स्पेयर दो हमारे पास बसेस हैं, और इन मेन जी और जी। स्पेयर बसेस में हमारे पास जितने भी लोड्स कनेक्टेड हैं, जनरेटर्स भी जो कनेक्टेड हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि आइसोलेटर्स हैं दो, और यहाँ भी जनरेटर आइसोलेटर है, तो यहाँ पे आपके पास लोड्स हैं। जफा 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 एक दफ़ा पूछ लें, हाँ एक दफ़ा ना उनसे काइंडली वो कंफर्मेशन ले लें। तो जनरेटिंग स्टेशन कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ये आइसोलेटर इसके साथ कनेक्ट होता है, तो इस मेन लाइन में एनर्जाइज, ये मेन लाइन एनर्जाइज होगी, तो हमने अगर यहाँ से लोड सप्लाई करनी है, लोड लेना है, तो हमें इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो फिर ही मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे एनर्जाइज है हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें। तो ये सारे का सारा जो है ये अरेंजमेंट है बेसिकली उसको यानी हमने किस तरह किसको एनर्जाइज करना है, किसको डी एनर्जाइज करना है। असल में ये है कि बस बार की मेंटेनेंस के लिए इजी है, अगर कोई फॉल्ट आता है तो हम चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इस ओवरऑल अरेंजमेंट में जो आपके सामने ये स्क्रीन पे शो हो रही है, इस अरेंजमेंट पे हम एक बस से दूसरी बस पे जब शिफ्ट होंगे कि सर्विस इंटरप्शन होगी, तो सर्विस इंटरप्ट करके हम एक बस से दूसरी बस पे शिफ्ट हो सकते हैं। अगर हमें सर्विस इंटरप्शन रिक्वायर्ड नहीं है, हम कहते हैं कि जी एक बस से दूसरे पे शिफ्ट करें लेकिन सर्विस इंटरप्ट ना हो, उसके लिए हमें सर्किट ब्रेकर्स दो यूज करने पड़ेंगे, फिर यानी हमें अरेंजमेंट डबल हो जाएगी। फिर जहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हों उसके, वहाँ पे हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन जहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ना हो, इकोनॉमिक क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अगर बेनिफिट्स ना हो तो फिर हम उसको नहीं करते। अदरवाइज अगर हमें चाहिए हो कि हमें सिस्टम ऐसा चाहिए जिसमें इन एनी केस आपकी स्विचिंग ओवर में भी ये कनेक्टेड रहे, तो वहाँ पे फिर हम उस सिस्टम को अप्लाई करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं जी? डिसएडवांटेज इसके डेफिनेटली ये है कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, और इतना ईजी सिस्टम है। इफ़ रिपेयर इज कैरिड आउट तो सप्लाई हमारी इंटरप्ट नहीं होती, और एंटायर लोड को हम स्पेयर बस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। मेन बस को अगर हमने मेंटेन करना है, रिपेयर करना है, कोई प्रॉब्लम है, इसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट रिक्वायर्ड है, तो हम सारी जनरेशन को, सारे लोड को हम स्पेयर बस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। टेस्टिंग को हम स्पेयर बस पे हम कर सकते हैं। फीडर सर्किट ब्रेकर्स की हम टेस्टिंग, फर्स्ट करें हम सर्किट ब्रेकर को टेस्ट करना चाहते हैं,
तो उसकी टेस्टिंग हम स्पेयर बस पे यानी एज अ टेस्टिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं, वाकई काम करता है कि नहीं, क्योंकि कुछ सर्किट ब्रेकर होते हैं कितनी कितनी देर तक वो ऑपरेट ही नहीं होते, तो हमने देखना होता है कि ऑपरेट करते भी हैं कि नहीं, तो वी कैन चेक देम ऑन द स्पेयर बस। ठीक है, तो कंटिन्यूटी फॉल्ट अगर किसी भी बस पे फॉल्ट आता है तो हम इसमें हम जस्ट स्विच ओवर करके ट्रांसफर करके सारा कुछ सेकंड बस पे वी कैन कंटिन्यू सप्लाई। एनी क्वेश्चन? ये 3 टाइप हैं आपके जी मेन सिस्टम के जो, और ये सिंगल लाइन डायग्राम्स है जिन्हें एसएलडीज कहते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर। नो सर। नो सर। तो स्विच गियर अकोमोडेशन, ठीक है, क्वेश्चन ओके क्लियर है। स्विच गियर अकोमोडेशन में हमारे पास 2 टाइप की हैं जी। ये हमारे पास ना एक मैयर आप समझ लें आमतौर पे जो फॉलो करते हैं कि 66 केवी तक ना अकोमोडेशन का मतलब होता है आपने इसको रखना कहाँ पे है, इंडोर इंस्टॉलेशन करनी है कि आउटडोर करनी है। इंडोर के अपने फायदे हैं, इंडोर में आपके पास जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं जैसे बारिश हो गई, जैसे नमी है, इस तरह के मामलात हैं, उनसे बचत हो जाती है और लाइफ बढ़ जाती है इक्विपमेंट की ना। लेकिन इंडोर का सबसे बड़ा पंगा ये है कि इंडोर में हमारी क्लियरेंस जो है ना, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस और हमारी आर्क और इस तरह की जो आयनाइजेशन वगैरह जितना फिनोमिना है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो उसकी वजह से हम एक ख़ास कैपेसिटी तक इंडोर इंस्टॉल कर सकते हैं स्विच गियर इक्विपमेंट को। स्विच गियर इक्विपमेंट का मतलब है कि हमारे सर्किट ब्रेकर्स, हमारे स्विचेस, हमारी रिलेज, तो हम इनको इंडोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो हम आउटडोर ही प्रेफर करते हैं, ताकि जो जितने भी गैसेस हैं जो ऑपरेशन सक्सेसिव ऑपरेशन पे गैसेस अखराज होता है या फिर कोई फ्लेमेबल मटेरियल है तो आउटडोर ही वो बेहतर रहेगा। तो 66 केवी का हमारे पास बेसिक फार्मूला कि 66 केवी तक हम इंडोर इंस्टॉलेशन करते हैं, अदरवाइज हम उसे फिर आउटडोर इंस्टॉल करते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल स्विच गियर इक्विपमेंट में आप देख सकते हैं ऑल सर्किट ब्रेकर इन्होंने लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर्स ये तो हमारे यानी इनको भी हम इंडोर आउटडोर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पे कंसर्न है वो स्विच गियर इक्विपमेंट के हवाले से। तो स्विच गियर इक्विपमेंट को हम 66 केवी तक, यहाँ पे लिखा होगा आउटडोर टाइप जहाँ वोल्टेज बियॉन्ड 66 केवी, क्योंकि क्लियरेंस रिक्वायर्ड होती है, तो स्विच गियर इक्विपमेंट जितना भी है वो आउटडोर में इंस्टॉल करते हैं। तो क्लियरेंस का मतलब है कि कंडक्टर जो लाइव कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, और जो स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्विचेस, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्विचेस का मतलब ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, सर्किट ब्रेकर्स, ट्रांसफार्मर और बाकी जितनी भी इक्विपमेंट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है 66 केवी से बाहर कि वो इकोनॉमिक नहीं रहता, फिर हम उसके लिए इतने बड़े बड़े हॉल्स बनाए या वो एज सच उसका फ़ायदा भी नहीं इतना ज़्यादा होता, तो उसके लिए फिर हम इसको आउटडोर ही इंस्टॉल करते हैं। तो उसके बाद इंडोर टाइप में हम उसको मेटल क्लैड टाइप स्ट्रक्चर, एक ना आपने देखा होगा अलमारियाँ शायद जो एक कबर्ड्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो मेटल का बना हुआ ना, पूरे कैसिंग होती है मेटल की, तो उसके अंदर ही फिर हम इस तरह की जो चीज़ें हैं जैसे फ्यूजेस हैं, आपकी रिलेज हैं, मैग्नेटिक कंडक्टर्स हैं, स्विचेस हैं, इस तरह की चीज़ें फिर वो उसी के अंदर सारी की सारी हम उसके अंदर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, मेटल क्लैड टाइप उसी, अगर आप इसको देखें तो ये यानी वो एक जो मेटल की बनी हुई पूरी कबर्ड टाइप ये होती है, तो उसको हम अर्थड मेटल केसिंग के अंदर तमाम लाइव पार्ट्स कंप्लीटली इनक्लोज होते हैं। तो डेफिनेट लोकलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन, डेफिनेट लोकलाइजेशन का मतलब है कि हमें पता हो कि किस जगह पे एग्जिस्ट करता है, अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो अपनी जगह पे ही रहे, उसके ओरिजिन पे रहे वो, यानी अपनी जगह से ही वहीं पे उसको ख़त्म किया जाए या उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, वो पेनिट्रेट ना करे। ठीक है, कोई क्वेश्चन स्विच गियर अकोमोडेशन के हवाले से? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है जी। हमारे पास शॉर्ट सर्किट, अब ये वो फिनोमिना जिसकी वजह से फॉल्ट आता है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने एक देखा कि बस बार की अरेंजमेंट क्या होती है, हमने देखा कि फीचर्स क्या हैं स्विच गियर के, स्विच गियर इक्विपमेंट है क्या क्या, कौन कौन सी आती है, फिर हमने देखा कि
हमारे पास अकोमोडेट हम उसको किस तरह करते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो है वो है कि किस वजह से हमें ये सारा कुछ देखना पड़ता है या इसके लिए अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें सबसे बड़ा फिनोमेना है शॉर्ट सर्किट का। तो शॉर्ट सर्किट का फिनोमेना है कि जिसमें हमारे पास एक बहुत हैवी करंट फ्लो करे एक या एक से ज़्यादा फेजेस में, और उसकी वजह क्या होती है, शॉर्ट सर्किट नाम से पता चलता है कि दो चीज़ें, दो तारें, दो कंडक्टर्स आपस में शॉर्ट हो जाए, तो वो किसी भी वजह से शॉर्ट हो सकते हैं। कोई उनके दरमियान कोई चीज़ आ जाए ऐसी जो कंडक्टर हो, या फिर टूट के तार दूसरी के साथ अटैच हो जाए, तो एनीथिंग कैन बी हैपन। तो उसके बाद यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि इम्पीडेंस है, फॉर एग्जांपल ये जनरेटर है, जनरेटर की इनपुट इम्पीडेंस है, जेड इम्पीडेंस है जो सर्किट को ऑफर कर रहा है, ये पूरा ओवरऑल सर्किट जेड इम्पीडेंस का है। तो इसमें जैसे ही ये कुछ ना कुछ इम्पीडेंस होगी, जाहिर बात है, जो जिसकी वजह से करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है पड़े। तो अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब दोनों तारें किसी भी वजह से अगर मिल जाती हैं, तो उसका फर्स्ट इंपैक्ट क्या होगा, एनीवन क्विकली, फर्स्ट इंपैक्ट क्या होगा अगर तो दोनों तारें आपस में मिल जाती हैं, वोल्टेज भी फर्स्ट इंपैक्ट क्या होगा? ये वोल्टेज जीरो हो जाएगी। वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। एक्सीलेंट, वोल्टेज जीरो हो जाएगी। ड्रॉप होना एक आंसर था, लेकिन जीरो परफेक्ट आंसर है। वोल्टेज विल बी ड्रॉप डाउन टू जीरो। अब वोल्टेज अगर जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है कि करंट कितना हाई हो जाएगा, क्योंकि पावर तो सेम है ना, सर्किट में पावर तो सेम है। तो वोल्टेज अगर जीरो ड्रॉप कर जाएगी तो करंट कितना हैवी फ्लो कर सकता है, यू कैन एस्टिमेट। तो इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो यानी दो चीज़ों का आपस में शॉर्ट हो जाना। तो इसमें हमारे पास अगर वोल्टेज जीरो होती है तो इसका मतलब और करंट बहुत हाई होता है तो इम्पीडेंस भी जीरो हो रही है, ये डेफिनेट सी चीज़ है। ये बात समझने वाली है कि वोल्टेज जीरो हो रही है, करंट बहुत हाई हो रहा है, तो इम्पीडेंस भी ड्रॉप टू जीरो है। तो इस केस में हमारे पास कॉजेज क्या है जी, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज में कोई भी प्रॉब्लम जैसे ब्रेकडाउन हो गया, आपकी वाइंडिंग टूट गई, इंसुलेशन फेल हो गई, तो ये किस वजह से, जर्क्स की वजह से, कि जर्क आते हैं, तो जर्क बर्दाश्त कर कर के वाइंडिंग्स में आहिस्ता 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 ये एजिंग फैक्टर आता है, तो उसकी वजह से इंटरनल इफेक्ट। अब हमारे ना इंसुलेशन फेलियर्स कई वजह होती है इसमें ना, ये रिसर्च आजकल चल भी रही है, केमिकल इंजीनियर्स भी लगे हुए हैं इस पर, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी लगे हुए हैं, और इलेक्ट्रिकल को भी इसमें शामिल करते हैं। खास तौर पे जो हमारी है ना केबल्स, जिनके थ्रू हम ट्रांसमिशन करते हैं, हैवी केबल्स, उनके अंदर ना एक फिनोमिना होता है जिसको ट्रिंग कहते हैं। ट्रिंग का मतलब है, ये देखें बिलफर्ज, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये है आपका, जो बहुत बारीक होता है, असल में बहुत बारीक होता है, लेकिन मैं इसको जानबूझ के इतना मोटा शो किया हुआ है। जो इसकी इंसुलेशन का मटेरियल होता है, किसी भी केबल के अंदर इंसुलेशन का मटेरियल बहुत बारीक सा होता है, लेकिन मैं इसको जान के सिर्फ शो करने के लिए मैंने इसको इतना शो किया। इसके अंदर फर्ज करें कोई होल रह गया, होल या जो बबल आपने देख लिया, कि बबल आपने देखा होगा कभी भी कोई रबड़ की तार हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं छोटा सा बबल रह जाता है, अगर बहुत फाइन अल्ट्रा फाइन क्वालिटी का हो तो उसमें नहीं होते, अदरवाइज बबल्स हल्का फुल्का रह जाता है। तो जब हैवी करंट उसमें से गुजरता है ना, वो क्या करता है कि इसके अंदर ना इस तरह का ना इफेक्ट शुरू कर देता है, इसको कहते हैं ट्रिंग, यानी ये पेनिट्रेट करता रहता है, जहां उसको कमजोर जगह मिलती है तो ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता रहता है, बारीक बारीक। अल्टीमेटली ये ब्रेक करता था ना, उसके अंदर ये करंट पाथ बना रहा है अपना, और अल्टीमेटली ये करता करता आउटर सरफेस तक पहुंच जाता है। उससे क्या होता है कि जो अंदर करंट, आप जब कभी तार को हाथ लगाओ और उसमें करंट पड़े, उसकी वजह यही होती है कि उसकी इंसुलेशन, या ट्रिंग इफेक्ट की वजह से उसकी इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाती है, और जो अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो बाहर भी आप उसे फील कर सकते हैं। इसमें असल में हुआ और कुछ नहीं होता, ये अंदर उसकी जो रबड़ की है, इस पर बड़ा काम, बड़ी रिसर्च चल रही है आजकल, तो ये भी इफेक्ट हो सकता है। तो किसी भी वजह से ब्रेक डाउन होना, जिसकी वजह से ये आहिस्ता 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 एज के साथ, क्योंकि एज जैसे जैसे ज़्यादा होती है किसी भी इक्विपमेंट की, तो उसकी क्वालिटी लो होती जाती है। ठीक है, और फिर इसकी वजह से आपके इंटरनल इफेक्ट्स की वजह से ब्रेक डाउन होना, उसको हम शॉर्ट सर्किट की भी रीज़न हो सकती है। शॉर्ट ही होगी ना बेसिकली, आउटर और इनसाइड ये आपस में शॉर्ट होगी एक खास पाथ के थ्रू।
तो ब्रेक डाउन हो जाना इंसुलेशन का, ट्रांसमिशन का, खराब हो जाना इंसुलेशन का, जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का, कोई भी प्रॉब्लम जो डिज़ाइन ठीक ना होना, इंस्टॉल उसको प्रॉपर ना किया होना, कोई भी वजह से इंटरनल कॉजेज हो सकते हैं, यानी उसकी कमीशनिंग सही नहीं हुई, इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई। एक्सटर्नल इफेक्ट्स में आ जाता है आपका लाइटनिंग सर्जेस, ठीक है, जिसमें आपके पास जो भी जैसे कोई परिंदा है, कोई जानवर है, या कोई और किसी और वजह से किसी और शख्स ने कोई जैसे ट्रक तोड़ जाते हैं तारें, हमारे यहाँ तो बड़ा कॉमन है एक कि ट्रक आए हैं जी गलियों में तारें तोड़ गए हैं, तो इस तरह के एक्सटर्नल इफेक्ट्स वो सारे आ जाते हैं कि जो वो फिनोमिना जिसका ताल्लुक इंसुलेशन से या इक्विपमेंट की एज से उसका ताल्लुक नहीं है, इंस्टॉलेशन से ताल्लुक नहीं है, वो ऐसा फिनोमिना था जो बाहर से हुआ। बाहर का मतलब है कि उसका ताल्लुक उसकी अपने इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह की चीज़ों से नहीं है, उसका ताल्लुक एक्सटर्नल कॉजेज से है। तो जैसे आप लाइटनिंग अचानक हो जाए, लाइटनिंग इफेक्ट्स हो, या फिर कोई इस तरह तोड़ जाए, कोई परिंदा बीच में फंस जाए, या परिंदा आपस में शॉर्ट कर दे, जैसे जानवर ऊपर चढ़ जाता है अक्सर, आपने देखा होगा वीडियोस में, जानवर पर चढ़ के उसने दो तारों को शॉर्ट किया, तो उसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट हो गया और करंट उसमें से ट्रेवल किया और शट डाउन हो गया आपका इक्विपमेंट। इफेक्ट्स क्या होते हैं जी शॉर्ट सर्किट के? इफेक्ट्स आपकी वजह, सबसे पहला इफेक्ट तो शॉर्ट सर्किट का हैवी करंट, और हैवी करंट जब भी फ्लो करेगा हीटिंग होगी, ठीक है, और एक्सेसिव हीटिंग आपको पता है कि वो फायर, आपकी इक्विपमेंट का परमानेंट डैमेज, और यानी इंसुलेशन फेलियर, यहाँ तक कि अगर ऑयल बीच में शामिल हो, जैसे ट्रांसफार्मर्स हैं या फिर कुछ इसका इन्फ्लेमेबल मटेरियल शामिल है, तो इट माइट लीड टुवर्ड्स द एक्सप्लोजन। तो उसकी वजह से, और स्पेशली अगर हमने कि स्विच ऑन ऑफ करवाना है ना, जिसे हम स्पार्किंग कहते हैं अपने आसान लफ्ज़ों में, हमारी टर्म में ना, टेक्निकल टर्म में उसको आर्किंग कहते हैं, तो आर्किंग फिनोमिना, तो उसको हम स्पार्किंग कहते हैं वैसे नॉर्मल रूटीन में। तो आर्किंग फिनोमिना को, आर्क को अगर जल्द अज जल्द हम क्लियर नहीं करते, तो वो जो हीट प्रोड्यूस होगी ना, वो असल में शॉर्ट सर्किट करंट की होगी, वोल्टेज ड्रॉप डाउन, जीरो करंट मैक्सिमम, या इन्फिनिटी उसे कह सकते हैं, इन्फिनिटी करंट, तो वो क्या करेगी, उसको परमानेंट कंडक्टर्स को डैमेज कर देगी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है जी, लॉन्ग जो हमारी सर्विस इंटरप्शन, लॉन्ग टाइम इंटरप्शन हो सकती है, ठीक है, हमें इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करना पड़ सकता है, अच्छा खासा पैसा हमारा उसमें ज़ाया होगा। लो वोल्टेज क्रिएटेड बाय फॉल्ट हैज अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द सर्विस। अब लो वोल्टेज की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है? लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन में, अब कोई भी पंखा है, कोई भी चीज़ है, वो डिजाइंड है किसी भी पावर रेटिंग के अगेंस्ट। पावर रेटिंग में जब वोल्टेज लो होगी तो वो करंट ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से हम जितनी भी, अगर थोड़ी देर के लिए वोल्टेज लो रहती है, तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मोटर्स के अंदर प्रोवाइड होती है, ठीक है, और जब भी अचानक लोड डिटैच होता है ना, तो उसका इफेक्ट सिस्टम में आता है, जिसका मैं आपको बात कर रहा था, मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट, जो फर्स्ट मैंने आपको लेक्चर में इसके बारे में बताया था। मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट क्या होता है, जिसको एज अ फॉल्ट हमारा सिस्टम डील करता है, जब लोड अचानक डिटैच हो जाए सिस्टम से, तो ये भी एक इफेक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम की स्टेबिलिटी क्वेश्चन, यानी इट कम्स टूवर्ड्स क्वेश्चन, वी कैन से दैट का स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम की तरफ मूव कर सकता है। तो इस वजह से हमें शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेजेस प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, हमें इसकी यानी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और इसके लिए हमें एक सूटेबल इक्विपमेंट चाहिए, और उसको जितनी जल्द हो सके हमें रिमूव हमने करवाना है। इस यहाँ तक कोई क्वेश्चन है जी किसी का? एनीवन? नो सर। ओके, गुड। शॉर्ट सर्किट करंट्स जो हमारे हैं, वो हम किस तरह उसको यानी जो पावर सिस्टम में है उसको क्लियर कर सकते हैं, और उसकी जो कैलकुलेशन है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है शॉर्ट सर्किट करंट्स की, ऑल्दो ये कैलकुलेशन हमारे सब्जेक्ट का ऐसा नहीं है, ये पीएसए का ऐसा है, तो उनकी कुछ रीज़न फिर भी चूंकि हमसे रिलेटेड है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स, तो उससे रेलिवेंट हम ये चीज़ें देख लेते हैं कि इसकी क्यों इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि हमें शॉर्ट सर्किट करंट की इंफॉर्मेशन इसलिए रिक्वायर्ड है पावर सिस्टम में कि हमने उसको फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर जब लगेगा रिले भी लगेगी, ये आपके जहन में कंफर्म होना चाहिए। फ्यूज़ सेपरेट अकेला भी काम करता है, जबकि सर्किट ब्रेकर जो हमेशा रिले के साथ काम करती है। तो अगर हमें ये नहीं पता कि कितना शॉर्ट सर्किट करंट पावर सिस्टम में डेवलप होगा, तो हम इसकी रेटिंग के बारे में नहीं बता सकते कि कितनी रेटिंग का सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल होगा,
या कितनी रेटिंग का फ्यूज इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट की कैलकुलेशन डिफरेंट सिस्टम्स में, वो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स हों वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हों, उन दोनों की कैलकुलेशन के लिए हमें इसलिए नेसेसरी है कि उनके सर्किट ब्रेकर या फ्यूज़ की रेटिंग हमें पता हो, उससे हमें पता चले कि क्या वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं इसकी, तो ताकि हम उसको इंस्टॉल। अब इतना बड़ा ऑयल सर्किट ब्रेकर हम अपने पंखे के लिए तो नहीं लगा सकते ना, जो हमने घर में एसी के लिए जो सर्किट ब्रेकर लगाए हुए हैं वो हम जाके 500 kV पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हमें पता हो कि कितना मैक्सिमम सर्किट ब्रेकर, वो हमें पता चलेगा सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन से। इसलिए हम पीएसए में फॉल्ट कैलकुलेट करते हैं और उन फॉल्ट कैलकुलेशन के अगेंस्ट हम फिर सूटेबल इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद हमें फर्स्ट ये चीज़ है। सेकेंड, जो मैग्नीट्यूड ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट है, इससे हमें पता चलेगा कि हमने करंट सेटिंग क्या रखनी है, हमारी टाइम सेटिंग क्या हो इक्विपमेंट की, और फिर हमने टाइप कौन सी यूज करनी है रिलेज की, सर्किट ब्रेकर्स की, ठीक है। हमने एयर सर्किट ब्रेकर यूज करने हैं, वैक्यूम यूज करने हैं, क्योंकि हर एक की अपनी लिमिटेशन है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशन है कि आपके पास रिलेज भी कितनी टाइप की रिलेज हैं, डिफरेंशियल रिले है, डिस्टेंस रिले है, मोवर रिले है, ठीक है। आपके पास ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अट्रैक्शन, दो बेसिक टाइप्स है। तो आपने कौन सी यूज करने जा रहे हैं रिले, और उसके साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाना है, उसकी टाइप, और फिर उसके सेकंड स्टेप में सेटिंग्स, टाइम सेटिंग, करंट सेटिंग। तो शॉर्ट सर्किट करंट की कैलकुलेशन हमें ये भी सारा कुछ यानी इसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करती है। उसके बाद प्रोटेक्टिव रिएक्टर्स। अब रिएक्टर्स क्या होते हैं सिस्टम में, किसी को पता है प्रोटेक्टिव रिएक्टर्स का क्या काम है सिस्टम के अंदर? एनीवन? ये सर प्रोटेक्टिव, वो जैसे शंट रिएक्टर वगैरह जो फ्रंट इफेक्ट को कम करने के लिए। हाँ, जो फ्रंट इफेक्ट किस तरह क्या कम करते हैं यानी? कैपेसिटर सीरीज के पैरेलल में कैपेसिटेंस को ऐड करके या इंडक्टेंस अच्छा ये मुझे को, बताएं ऐसे रिएक्टर्स कुछ होते था क्या हैं? जो है आपका जो नॉर्मल फिनोमिना उसके खिलाफ काम करें, यानी उसको कम करें जो फिनोमिना चल रहा है। वैसे रिएक्टर नहीं, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में रिएक्टर सिस्टम क्या होता है? नहीं रिएक्टर, नहीं, रिएक्टर प्रोटेक्शन हम किसे कहते हैं? इसका शंट नहीं पता। रिएक्टर इंस्टॉल होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं शंट हाँ रिएक्टर। जी वो तो पता। तो हाँ शंट जी, कैपेसिटर्स का तो पता है ना? हाँ जी पता। तो फिर आंसर रिएक्टर्स, बता। रिएक्टर्स का क्यों नहीं आइडिया? रिएक्टर्स हमारा बेसिकली इंडक्टर्स को ही वही वही रिएक्टर्स ही कहलाते हैं, हाँ जी पैरेलल है। ठीक है। अब जब भी फ्रंट इफेक्ट या इस तरह का, वो कैपेसिटेंस की वजह से जो आपका फ्रंट इफेक्ट होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस आपका जो है वो जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी वजह से कह लें, आपने प्रॉपर कंडक्टर साइज नहीं चूज किया, आपने स्पेसिंग प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की, स्पेसिंग प्रॉपर नहीं रखी आपने, और कैपेसिटेंस ये ग्राउंड क्लियरेंस उतनी अच्छी नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस ये आपने ट्रांसमिशन के अंदर सारा कुछ देखा है कि ग्राउंड क्लियरेंस को किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, कंडक्टर टू कंडक्टर साइज कितना होना चाहिए, फिर कंडक्टर के अंदर अपना डायमीटर है, अगर बंडलिंग है, तो ये सारा कुछ एक पूरी साइंस है। तो उससे रेलेवेंट, ये ट्रांसमिशन से रेलेवेंट, जब भी फ्रंट इफेक्ट है, जो कैपेसिटेंस बढ़ जाए, अगर किसी भी वजह से डिज़ाइन ठीक नहीं है, मौसम ऐसा है कि कैपेसिटेंस का फिनोमिना बढ़ गया, तो आपको आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा मिलती है इनपुट की निस्बत जितनी आपने भेजी होती है, ठीक है। अब उसके लिए हम फिर शंट रिएक्टर्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सर्किट ब्रेकर जो है, उसके लिए भी हम रिएक्टर्स को सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं ताकि फॉल्ट करंट को वो विथस्टैंड कर सके, ठीक है, ताकि फॉल्ट करंट को हैंडल कर सके, वो डैमेज ना कर दे। तो इस वजह से हमें प्रोटेक्टिव रिएक्टर्स का साइज भी शॉर्ट सर्किट करंट से पता चलेगा, ठीक है। बात समझ आ गई है? तो शॉर्ट सर्किट जी हमें सर। थर्ड चीज ये है, यानी पहले हमें पता चल गया। अब फोर्थ चीज इसकी क्या है कि जितना भी ऑपरेटर्स है, फॉर एग्जांपल करंट ट्रांसफार्मर्स हमने कौन कौन से यूज करने हैं, हमने बस बार कौन कौन सी यूज करनी है, और इससे रेलिवेंट जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास
यानी जो हमारी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बेसिकली है वो हमने सिलेक्शन जो यानी चीज़ें रिक्वायर्ड है करंट सेंसिंग में और फॉल्ट को ख़त्म करवाने में जो जो चीज़ें शामिल हैं उनकी भी प्रॉपर सिलेक्शन हमें शॉर्ट सर्किट करंट से ही पता चलेगी कि हमने फर्स्ट करने सिटीज़ कौन सी यूज़ करनी है, हमने रेटिंग्स क्या उनकी यूज़ करनी है, ताकि हम जब भी शॉर्ट सर्किट आएगा तो उसको हम अगर फर्ज करें सिटी ऐसा यूज़ करते हैं जो 5 एम्पेयर 200 एम्पेयर टू 5 एम्पेयर कन्वर्जन है, 200 टू 5 है। 200 का मतलब आपकी जो प्रोटेक्शन लाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है उसमें 200 पास हो रहा है और आपके आउटपुट पे 5 एम्पेयर शो हो रहा है और वो 8 एम्पेयर या 9 एम्पेयर पे वो ट्रिप करेगा। अब फर्स्ट करें शॉर्ट सर्किट करंट आ जाता है वहाँ पे 50 एम्पेयर का। अब वो तो डिज़ाइन करने के बनाया 8 एम्पेयर, 50 एम्पेयर का तो उसके लिए बहुत हैवी यानी करंट है। तो इसका मतलब है कि 50 एम्पेयर करंट के लिए आपको जो सीटी है वो जल जाने का, खराब होने का खतरा है अगर 2-3 दफ़ा ऐसा हो गया तो शॉर्ट सर्किट। तो इसलिए हमें शॉर्ट सर्किट करंट से उनके मैग्नीट्यूड्स की भी सिलेक्शन का पता चलता है कि हमने क्या सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है। तो 5 चीज़ें इसमें बेसिकली हैं कि सबसे पहली चीज़ है कैलकुलेशन शॉर्ट सर्किट की, फिर आगे जो चारों चीज़ें हैं, जो 4 चीज़ें बाकी आगे दी हुई हैं, ये सब की सब उस शॉर्ट सर्किट की कैलकुलेशन से रेलिवेंट है। सबसे पहले पॉइंट है इसमें शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन। तो सबसे पहला कि हमारे पास जितने भी स्विच गियर हैं, जैसे स्विच सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस हैं, मेन एलिमेंट्स हैं, रिलेज हैं, उनकी रेटिंग्स पता चले। फिर सेकंड हमें पता हो कि हमने करंट सेटिंग और जो टाइम सेटिंग है वो क्या करनी है, और हमें पता हो कि लोकेशन क्या है प्रोटेक्टिव सिस्टम की, हमने कहाँ पे लोकेट करना है उनको, ये भी शॉर्ट सर्किट करंट से पता चलता है। रिलेज की टाइप्स कौन सी यूज़ करनी है, सर्किट ब्रेकर की टाइप्स कौन सी यूज़ करनी है। थर्ड हमें पता चलता है कि हमने प्रोटेक्टिव रिएक्टर्स का साइज कौन सा यूज़ करना है। फोर्थ हमें पता चलता है कि हमने जो करंट ट्रांसफार्मर है जो इन चीज़ों को इनेबल करते हैं, जैसे रिले के अंदर एक बड़ा बेसिक एलिमेंट करंट ट्रांसफार्मर का है, तो और बस बार का एक बहुत अहम रोल है इस चीज़ में कि वो आपको वोल्टेज, करंट, एक्टिव रिएक्टिव पावर्स बताती है। तो इन चीज़ों की प्रॉपर सिलेक्शन का पता चलता है शॉर्ट सर्किट करंट से। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से? ठीक है, गुड है। No, sir. पावर सिस्टम में 2 टाइप के फॉल्ट्स होते हैं बेसिक, जो मेन फॉल्ट्स हैं 2 टाइप के हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हैं। जितने भी तकरीबन ज़्यादातर हमारे फॉल्ट्स हैं वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं आमतौर पे, ठीक है। और जो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं उसमें यानी आप समझ लेंगे ऐसा हो जिसमें कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो जिसमें तमाम फॉल्ट करंट आपस में, टोटल हमारे पास 360 डिग्री है ना, एक जीरो से हम स्टार्ट करें कंप्लीट उसमें 360 डिग्री है, तो 3 फेज पे अगर डिवाइड करें तो 120 डिग्री बनता है। तो फॉल्ट करंट्स 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो आपस में, तो एग्जैक्ट 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट में है, तो इसका मतलब सिमेट्री है, तो इसलिए उसको सिमेट्रिकल फॉल्ट्स कहते हैं। तो इसकी सबसे इजी एग्जांपल है जिसमें हम तीनों कंडक्टर्स को इकट्ठा हम करते हैं किसी भी वजह से, यानी हम कोई कंडक्टर ऐसा लगा दें जिसमें तीनों फेजेस को हम इकट्ठे ले आए, या वो टूट जाए, कोई एक टूट जाए जो तीनों के साथ जाके टच हो जाए, तो इस सेंस में ये 3 फेज जो लाइन है इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट्स होंगे, ठीक है। ये बहुत नेचर में बहुत कम होता है ऐसा सिमेट्रिकल फॉल्ट्स, लेकिन वो काफ़ी सिग्निफिकेंट फॉल्ट्स हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स जो हैं वो उसमें कोई भी इस तरह की डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल नहीं होती, मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, मतलब कोई भी अगर लाइन आपकी एक लाइन वो ग्राउंड हो जाए, टूट के ग्राउंड हो जाए, किसी चीज़ के साथ लग के ग्राउंड, किसी ऐसी ऑब्जेक्ट को टच कर जाए जो कंडक्टर और ग्राउंड के साथ टच हो रही हो, लाइन टू ग्राउंड, या खुद टूट के ग्राउंड से लग जाए, दैट इज सिंगल लाइन टू ग्राउंड। लाइन टू लाइन कोई भी 2 लाइन आपस में शॉर्ट हो जाए, 3 फेजेस में से कोई 2 लाइन ए बी बी सी ए सी ये आपस में शॉर्ट हो जाए, दैट इज बेसिकली लाइन टू लाइन फॉल्ट। और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब है 2 लाइनें आपस में शॉर्ट हो और वो ग्राउंड हो जाए, यानी कोई ऐसी चीज़ उनके साथ टच हो, या फिर एक टूट के दूसरे के साथ टच हो, वो किसी ऐसी चीज़ के साथ मिल जाए जो ग्राउंड भी हो रही हो, दैट इज डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो जितने भी फॉल्ट्स हैं वो तकरीबन हमारे मोर देन 90 आई थिंक 92-93% फॉल्ट्स हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं। जो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं वो बहुत कम, बहुत रेयर हैं। तो इनकी हमारी जितनी भी कैलकुलेशन है दैट इज बेसिकली कवर्ड इन नेक्स्ट 2 चैप्टर्स,
these are symmetrical and unsymmetrical faults, वो हमारे इस सिलेबस का, इस सब्जेक्ट का वो स्कोप नहीं है, तो वो आप PSM या कर चुके हैं या करेंगे, तो वो उसका ताल्लुक इसी से है। और वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स क्यों कैलकुलेट हम करते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर सिंगल लाइन टू ग्राउंड है, ये भी बेसिकली शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, लाइन टू लाइन फॉल्ट भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, डबल लाइन टू ग्राउंड भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, या सिमेट्रिकल फॉल्ट भी इवन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी है, ये अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। 4 चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं, तो इनमें से कोई भी इसका मतलब पावर सिस्टम में फॉल्ट होता है तो वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में कन्वर्ट होने की एबिलिटी है, और वो 4 चीज़ों की वजह से उसकी कैलकुलेशन इंतहाई ज़रूरी है कि हमारा सिस्टम किस टाइप का शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उसमें यानी इंट्रोड्यूस होगा, तो हम ताकि इक्विपमेंट उसके इक्विवेलेंट हम लगा सकें। और फिर इफेक्ट्स क्या क्या हैं ये भी हमने देख लिया, फिर उसके कॉजेज़ क्या हैं शॉर्ट सर्किट के, इंटरनल एक्सटर्नल, वो भी हमने देख लिए, होता क्या बेसिक शॉर्ट सर्किट, तो सारा आपस में कनेक्टेड है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है आपका आज के इस लेक्चर से रेलेवेंट तो पूछ लें, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है जी, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, जी फाइन। सर, चलिए Yes, हम sir. फिर नेक्स्ट में जी, सर। इंशाल्लाह कल फिर इतना ही रह देते हैं ना आज का। आज इतना काफी है। कल ही स्टार्ट करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया और आपका तीसरा वीक चल रहा है। ये आपको पता है कि 3rd वीक आपका चल रहा है, तो इसका क्या मतलब है बेसिकली, क्या मतलब है इसका third Assignment. week का? क्विज। क्विज। आपका एक क्विज ड्यू है जो कि आपका मैं आपको वो मैंने शेयर किया हुआ स्केड्यूल, इसलिए किसी को ना इस मामले में यानी आपने कोई पजल नहीं होना, पहले से आपके साथ ये ओबी वो तो आपने कहा सरप्राइज इसके ऊपर लिखा हुआ है बकायदा, WENT एकेडमिक कैलेंडर में क्विज हो लिखा गया। हुआ है, उसमें क्लियरली मेंशन है। एक मिनट आपके साथ share पेपर अपलोड कैलेंडर। क्विज भी सर फिर अपलोड कर देना। सर मोहल्ले पे ऊपर अपलोड है कैलेंडर। अभी का